हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट रेस्पिरेशंस एंड पीजीआर। तो सबसे पहले हम प्लांट रेस्पिरेशंस की बात करते हैं। तो प्लांट रेस्पिरेशंस में साइंटिस्ट रिलेटेड हमें दो चीज़ याद रखना है, एक ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स। ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस को ही हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। और ईएमपी पाथवे जो है, ईएमपी, वो साइंटिस्ट से ही पढ़ा हुआ है। ई फॉर एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। ठीक है, तो याद रहेगा ईएमपी पाथवे को ही ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और ईएमपी स्टैंड फॉर एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास पाथवे। ओके, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हैंस क्रेब। हैंस क्रेब जो क्रेब साइकिल दिए हैं। ठीक है, हैंस क्रेब क्या दिए? तो क्रेब साइकिल्स एंड ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो याद हो गया आपको। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन एंड उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन के बारे में। इन्होंने क्या देखा तो कि कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल जो है, जिधर से लाइट का सोर्स आ रहा है उधर बेंड करता है, जिसे हम फोटोट्रोपिज्म्स कहते हैं। तो फोटोट्रोपिज्म्स जो है कैनरी ग्रास में ऑब्जर्व किया चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। ओके, दोनों बाप बेटे ने तो बस इतना बताया कि कोई सब्सटेंस कोलियोप्टाइल में प्रेजेंट है जिसकी वजह से लाइट सोर्स की ओर कोलियोप्टाइल बेंड कर रहा है, बट ये नहीं बताया कि वो सब्सटेंस क्या है। तो फिर आए कौन? तो एफ डब्ल्यू वेंट जी आए और बताएं कि कोलियोप्टाइल में जो है क्या प्रेजेंट है। कोलियोप्टाइल में जो है ऑक्सीजन है, जिसके वजह से कोलियोप्टाइल जो है वो जो है उसका जो टिप है वो किधर, लाइट सोर्स की ओर बेंड करता है। और जिस चीज़ पे इन्होंने काम किया था वो था ऑट सीडलिंग, नॉट कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास बाप बेटे ने काम किया था, जो बताया कि कुछ सब्सटेंस है जिसके वजह से लाइट सोर्स की ओर बेंड करता है। बट आइसोलेट किन्होंने किया? तो एफ डब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया और आइसोलेट करके बताया कि वो ऑक्सीजन है। क्या है? तो ऑक्सीजन है। ओके, अब बात करते हैं ई कुरोसावा के बारे में। तो 1926 में क्या हुआ था? तो इसमें बहुत कुछ याद नहीं रखना है, देखो सिंपल कर देते हैं। एक डिजीज़ है जिसको हम लोग बकाने डिजीज़ बोलते हैं, जिसको हम लोग फुलिश सीडलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो राइस सीडलिंग में होता है और एक फंगल पैथोजन के वजह से होता है। फंगल पैथोजन्स के वजह से होता है, जिसका नाम है जिब्रेला फुजीकुरोई। जिस फंगल पैथोजन्स का नाम है जिब्रेला फुजीकुरोई, ये डिजीज़ जो है वो बकाने डिजीज़ है या फुलिश सीडलिंग जिसमें होता है, उसको राइस सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो सब्सटेंस है, एक्टिव जो सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस कौन सा है? तो जिब्रेलिक एसिड। तो ई कुरोसावा ने जिब्रेलिक एसिड को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे किया था, एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं। रिपोर्टेड द appearance of symptoms of the disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrate of fungus. The active substance were identified as जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, समझ आया? ओके, ऑक्सिन जिब्रेलिक एसिड के बाद अब बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनिन में सबसे पहले हम बात करते हैं एफ स्कूक एंड उसके कोवर्कर के बारे में। तो ये सब जो मिल के जो है ना टोबैको प्लांट पे काम कर रहे थे और उसके स्टेम के इंटरनोड पे कैलस बना रहे थे। कैलस बनाने के लिए इन्हें जो ज़रूरत पड़ रहा था तभी बनता कैलस, जब ऑक्सीन्स और उसके साथ साथ क्या एडिशनल में और चीज़ ऐड करना पड़ रहा था इन्हें, क्या तो वस्कुलर टिश्यू या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क और डीएनए। मतलब सब जो डीएनए ही है, मतलब एडेनिन ग्वानिन जो प्यूरिन है, और प्यूरिन का ही डेरिवेटिव्स जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके, साइटोकाइनिन से ही रिलेट मिलर एट ऑल हैं। ठीक है, जो 1955 में एफ स्कूक ने तो क्या किया था, कैलस बनाया था। ठीक है, लेकिन मिलर एट ऑल 1955 में क्या किए, तो
उन्होंने जो प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है जो काइनेटिन है, जो कि काइनेटिन है, जो साइटोकाइनिन ही है एक टाइप का, उसको आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनिन्स प्रोमोटिंग एक्टिवेट सब्सटेंस दैट दे टर्म्स काइनेटिन। ओके, अब बात करते हैं एच कज़न्स के बारे में। तो एच कज़न्स जो है 1910 में डिस्कवर्ड किया था इथिलीन के बारे में। इथिलीन को डिस्कवर्ड किया था एज अ गैसेस पीजीआर 1910 में। ओके, अब बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे के बारे में। जैसा हम चुनते आ रहे हैं अभी तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं 2026 के लिए, वैसे ही हर एक चैप्टर से हम साइंटिस्ट ऑफ द डे चुन रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि बाकी लोग जो है लिस्ट है, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहे हैं अपने हिसाब से। ओके, बाकी सबके बारे में तो डिटेल्स हम पढ़ ही रहे हैं। तो आज जो हमारे जो होने वाले हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे, वो है ई कुरोसावा। ठीक है, बकानेडिजिस पुलिस सीडलिंग। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ह्यूमन फिजियो के साथ। ओके, बाय।